कि मैंने ट्विटर पर आपको काफी ट्रोल्स को ट्रोल करते हुए देखा है, तो आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेती हैं? देश में बहुत कुछ घट रहा है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी। लेकिन जो टीवी न्यूज़ है, उसे हमने सिर्फ पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट और धर्म तक सीमित कर दिया है। उससे ऑब्सेस्ड हो गए हम। किसी भी खबर पर टीवी चैनल मालिकों या इन्वेस्टर्स का कितना हाथ होता है कि ये खबर चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? इसलिए मुझे लगता है कि आज की डेट में जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे आपका भी है और कई सारे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, लोग इनको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा पैरेलल माध्यम आया है सामने जो कि क्या न्यूज रूम में खबरें बनाई जाती हैं? जहाँ जिसकी सरकार है वहां पर एक रेप की घटना होती है, वहां इन लोगों की हिम्मत ही नहीं सवाल करने की, हैशटैग चलाने की, इनकी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। नमस्कार साक्षी जी। नमस्ते मनदीप, कैसे हैं आप? मैम ठीक है मैम। जर्नलिस्ट के साथ, जो टीवी जर्नलिस्ट है, उनके साथ एक इशू ये है कि पहले खबर वो पढ़ते थे, लेकिन अब खबरें उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो इससे देखा जाए तो मेरे पास 6 पन्नों के सवाल हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम रखूं और सीधे रखूं, ताकि वो कहते हैं ना कि दोस्ती बनी रहे। बिल्कुल, दोस्ती हमारी बनी रहेगी और मैं आपसे सवाल भी पहले से नहीं पूछूंगी। जी आप पूछिए। मैम, मेरा पहला सवाल है कि आपने आज तक जितनी भी स्टोरीज की, उसमें आपकी सबसे फेवरेट स्टोरी कौन सी थी और क्यों? मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी अभी थी, मैंने आज से लगभग 3 साल पहले की थी। रोहतक में मैंने एक स्टोरी की थी अबाउट सेफ होम। और सेफ होम वो ये था कि वहां पर क्या है कि सरकार ने भी, मतलब कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद सरकार ने क्या किया, जो ये ऑनर किलिंग, जिसको अब हम हॉरर किलिंग बोलते हैं, उसके जो कपल्स हैं उनकी जान का रहता है, और पुलिस को कोर्ट ने बोला था कि आप इन लोगों की रक्षा करें। अब दिक्कत ये आई कि जो पुलिस है उसके पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो इतने सारे पर कपल, इतने सारे कांस्टेबल्स लगा दे उनकी मदद करने के लिए। तो सरकार ने क्या किया कि एक ना घर बना दिया, एक कमरे का एक घर बना दिया, जिसके अंदर वो कपल्स को ठहरा देते थे, जितने भी कपल्स आते थे शिकायत। तो वो जो कमरा था ना, वो कमरा अपने आप में इतना सेंसिटिव था और इतना अंदर तक इतने सवाल पूछता था। लगता था कि देखो सरकार ने जो भी किया तो अच्छा ही, लेकिन वो किस तरह से वहां रहते थे, दीवारों पर 2 दिल एक जान, और ऐसे ऐसे अलग अलग स्पीशीज, पता नहीं कितने कपल वहां आए, कितने कपल वहां पर आके रह के चले गए। नीचे गद्दे बिछा के रहते थे, अपना सामान खुद लेकर आते थे, और बाहर से पुलिस वाले उनको ताला लगा के चले जाते कि भाई आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना। और फिर ऐसे क्या होता था कि जितने भी कपल्स अंदर हो, उनकी सुरक्षा के लिए मुश्किल से एक आपको पुलिस वाला लगाना पड़ता। तो दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट थॉट ऑफ, जिसकी 2 अलग साइड थी। उनकी मंशा अच्छी थी, लेकिन आप सोचिए कि वो किस तरह से अंदर रह रहे हैं, नया नया कपल है, अभी अभी उसकी शादी हुई है और उसके पास कोई प्रिवेसी नहीं है, एक साथ एकदम जेल की तरह, इसलिए क्योंकि उसके परिवार से उसको खतरा है। मतलब वो एकदम स्टोरी ऐसी थी जिससे मुझे अंदर तक बहुत टच किया। तो मेरी अभी तक की मोस्ट फेवरेट स्टोरी। धन्यवाद मैम। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके पास जो स्टोरीज आती हैं, उसमें से आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये वाली स्टोरी टीवी पर जानी चाहिए या ये वाली स्टोरी को हमें ड्रॉप करना चाहिए, ये एयर नहीं होनी चाहिए? देखो, ड्रॉप करना चाहिए या एयर नहीं होनी चाहिए, वो तो खैर डिपेंड करता है आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस यू एक्चुअली कम टू नो कि भैया कौन सी स्टोरी के अंदर कितनी पोटेंशियल, किसको अभी उठाना है। क्या है, देखिए खबरें तो बहुत हैं, खबरों का अकाल बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखेंगे जितनी एजेंसी और जितने रिपोर्टर्स, अलग अलग ब्यूरोज आपके हैं, छोटे छोटे जिले हैं, छोटे छोटे गांव, हर जगह से आप सोचो ना कितनी खबरें आ रही हैं। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जर्नलिस्ट को, जितनी भी टीम काम कर रही है चैनल में, उनसे शायद स्टोरीज मिस हो जाती है, और अच्छी स्टोरीज भी मिस हो जाती है। उसमें फिर क्या होता है कि जिस चैनल में या जिस भी जगह पे टीम बहुत एक्टिव है, या उसकी नजर में आता है, या एडिटर बहुत एक्टिव है, वो खुद अगर उन सब स्टोरीज को देखते तो आपको दिखाई देता है यार फला चैनल पे वो स्टोरी चल रही, तो लगता है यार हमारे पास नहीं आई थी क्या। फिर देखते हैं खंगालता है, ये तो हमारे पास कब की आई हुई पड़ी हुई है। कितनी बार ऐसे होता है कि वो जो रिपोर्टर है वो फोन किए जा रहा है, कि भैया बहुत अच्छी स्टोरी चला दो, लेकिन आपको ही सेंस नहीं है कि ये स्टोरी चलनी चाहिए। फिर जब दूसरा चलाता है तो आप फिर एकदम भेड़काल में घुस जाते हैं कि भैया वो चला रहे नहीं, ये स्टोरी अब चला रही।
तो ये कहीं ना कहीं ये भी लैक करते हैं कई लोग, और ज्यादातर चैनल्स में ये प्रॉब्लम होती है दैट इनिशियली यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये स्टोरी से आप कुछ कर सकते हो, इसके अंदर आपका अपना एक्टिविटी चाहिए कि आप किस स्टोरी को उठा सकते हो, दिन भर का कैंपेन बना सकते हो, किस स्टोरी से आपको लगता है। हम लोग क्या होता है कि मान के चलते हैं कि जनता क्या देखना चाहती है, हमको ऐसा लगता है कि हमको सब पता है इसलिए हम दिखा रहे हैं, पर जनता को आप क्या दिखा रहे हो वो तो वही देखेगी ना। इट्स दी अदर वे राउंड। ऐसा नहीं है कि जनता क्या देखना चाह रही है हम वो दिखाएंगे, हमें उनको वही दिखाना जो उनको देखना चाहिए। तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं, और कितनी ऐसी खबरें हैं जो चलनी चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया पर कोई खबर का इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है आज की डेट में बजाय कि न्यूज चैनल पर, बिकॉज न्यूज चैनल्स ने असलियत को बिल्कुल नकार दिया है, पीछे छोड़ दिया है। उनके लिए प्रायोरिटी नहीं, उनके लिए इवेंट्स प्रायोरिटी हो गई है। अब 5 दिन का 3 दिन का अयोध्या राम मंदिर होगा तो उनके लिए वो प्रायोरिटी हो जाती है कि 3 दिन तक इवेंट की तरह बना रहे हो, सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल सूट पहनकर या ये जमील एंकर को कुर्ता पहना के पंडितों के साथ बैठ जाओ अंदर, यही सब चीजें इवेंट हो जाती है। अब वो 3 दिन में आप भूल जाते हैं कि कोरोना चल रहा है, वो 3 दिन में आप भूल जाते हैं कि इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है, वो 3 दिन में आप भूल जाते हैं कि किसी बच्ची का रेप हो गया है, आप वो सब भूल जाते हैं। और फिर जैसे ही खत्म हो जाता है फिर आपको खबरें याद आती है, फिर आपको याद आता है अरे अरे ये हो गया, पिछले 3 दिन में हो गया। तो मुझे आप जो बोल रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड करते हैं, मुझे लगता है कि डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपने पहले से ही सोच लिया है कि आपको क्या दिखाना है, आपने पहले से सोच लिया कि भैया देखो ऐसे अभी देखे 3 दिन ये चलेगा, 3 दिन जब ये चलेगा तब तो हमें कुछ और नहीं दिखाना है, जिस दिन राफेल आएगा उस दिन हमें दिन भर से राफेल ही दिखा रहा है, फिर कुछ हो जाए कहीं पे, कुछ हो जाए कहीं पे, वो हमको नहीं दिखाना। तो आपने पहले से प्रायोरिटी अपनी तय कर ली है, बजाय ये देखने की कि क्या और भी बड़ी खबर है जो कि उस बीच में आई है। छोड़ देते क्यों, किसी फला चैनल ये दिखा रहा है, ढिमकाना चैनल ये दिखा रहा है, आपस में ही भेड़चाल लगी हुई है, आपस में ही रैट रेस लगी हुई है, और उसको फिर हम नाम ये दे देते हैं कि जनता ये देखना चाहती है। जी नहीं, जनता को आप जो दिखा रहे हैं वो देखना चाहती है। आपको नहीं लगता कि हर जगह भेड़ता चल रही होगी, उसमें एक चैनल अगर अलग निकल के आएगा और एक ऐसी स्टोरी दिखाएगा जो आपको बिल्कुल मैटर करती हो, तो क्या वो नहीं देखना चाहेगा? वो आदमी क्यों नहीं देखना चाहेगा? मुझे हर चैनल एक ही चीज दिख रही है, लेकिन एक जगह मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ अलग दिख रहा है। व्हाई वोंट आई वांट टू वॉच इट? इस पूरे प्रकरण में मैम आपको नहीं लगता कि टीवी चैनल्स इसी भेड़चाल में जाके अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं कहीं ना कहीं? कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल खो चुके हैं। मतलब ये ऐसा हो चुका है कि न्यूज चैनल्स का अभी हाल ये है कि मतलब मैं खुद पार्ट हूँ एक न्यूज चैनल का, हो भी सकता है आने वाले समय में ना हूँ, या हो भी सकता है आने वाले समय में किसी और चैनल का पार्ट हूँ, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं तो क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो गई कि किसी को आप अगर बता दें कि यार किसी न्यूज चैनल में काम कर, आप बोलते रहिए कि नहीं यार नहीं जी मैं वो नहीं करती या मैं वो नहीं करता, उससे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज वो फ्रेटर्निटी है इसका खराब हो चुका है। अब एक आदमी भी करेगा भाई, देखो पूरे तालाब में तो ये होता ही है ना, जब एक वो जो है लांछन लगाने लगते हैं, तो हमारी भी कम्युनिटी ही है, कोई 1 2 3 भी करेंगे, बड़े चैनल्स में करेंगे, कोई प्राइम टाइम में करेगा, कोई भी कुछ करेगा, तो उसका ठीकरा मुझे मतलब मेरे ऊपर भी फूटेगा। मैं फिर कितना बोलती रह जाऊं, नहीं नहीं जी मैंने ऐसा नहीं किया, देखिए मुझे देख लीजिए मैंने ऐसी रिपोर्टिंग की थी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फ्रेटर्निटी, तो मुझे उन लोगों का भी वो सारा गुस्सा झेलना भी पड़ेगा, और मुझे फायदा तो कुछ है ही नहीं। मतलब दोनों तरफ से जैसे कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, ना फायदा हो रहा है और नुकसान तो दूसरे को जो होना चाहिए वो भी हमें ही हो रहा है। तो मतलब वो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो चुकी है कि क्रेडिबिलिटी, मुझे नहीं लगता कि, मुझे एक्चुअल में लगता है कि न्यूज चैनल इस वक्त वेंटिलेटर पे चल रहा है, और ये आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त न्यूज चैनल कुछ नहीं बचा है। एंड आई एम श्योर कि जनता भी इस बात को समझती है, लेकिन अभी जनता के अंदर भी क्या हो गया है कि वो इतना पॉलिटिकली और अपने रिलीजियस उसमें माइंडसेट में इतना पोलराइज हो चुकी है कि वो भी लगता है कि वही देखना चाहती है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको पता है कि सामने वाला जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, पर वो देखना भी वही चाहता है। वाई? बिकॉज वो वही सुनना चाहता है। तो आज की स्टेट ऐसी हो चुकी है कि हम रेडी ही नहीं है दूसरा ओपिनियन सुनने के लिए, हर आदमी टॉलरेंट हो गया, एंड इट्स नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर विंग। आप कोई भी ले लीजिए, राइट ले लीजिए, लेफ्ट ले लीजिए, सब इंटॉलरेंट हो चुके हैं। यहाँ वाला उधर की नहीं सुनना चाहता, उधर वाला इधर की नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इधर वाले को लगता है कि वो जो है कुछ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो वाला जो है वो सोचता है ये कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। मतलब आज के डेट में ये हो गया है कि एक पर्टिकुलर विंग अगर किसी मुद्दे को उठाता है तो दूसरा विंग पहले से ही मान लेता है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ
अजय गड़बड़ है, वो उस खबर की तह तक जाना ही नहीं चाहता। तो मीडिया ने ये कर दिया और मीडिया ने अपने आप को भी पोलराइज कर दिया है। न्यूज रूम पोलराइज हो गए हैं। न्यूज रूम में आप आपस में बात नहीं कर सकते। आपने कुछ अगर मान लीजिए कोई जेन्युइन सवाल जो एज अ जर्नलिस्ट आपको उठाना चाहिए, आपने उठा दिया तो पता चला कि स्टूडियो से बाहर निकले तो कोई वहां पर जो आपसे अलग सोच रखता था उस मुद्दे पर, वो एकदम से आपको पता नहीं किस पार्टी के साथ जो है जी मतलब ये चीज बोल देगा कि आप उस पार्टी को बिलोंग करते। यू डोंट नो। न्यूज रूम में ही आपको सुनने को मिल जाएगा अपने कॉलीग से। तो अभी ये स्थिति आ गई है जो पहले कतई नहीं थी, मनजीत, बिल्कुल नहीं थी। एंड आई रियली मिस दोज डेज जब हम सिर्फ हमारे सवालों के लिए जाने जाते थे कि आप जर्नलिस्ट के तौर पर क्या सवाल पूछा है और सरकार से सवाल पूछा है। किसी को मैटर नहीं करता था कि सरकार किसकी थी, किसी को मैटर नहीं करता था कि आप किस धर्म की हैं। यहाँ तो ये हो गया कि आपका जो धर्म है वो भी अब मैटर करने लग गया, आपकी जाति भी मैटर करने लग गई है कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं उसमें कितना सही है। कोई दलित अगर दलित के बारे में सवाल पूछेगा तो भैया ये तो दलित है इसलिए उसकी मतलब का सवाल पूछ रहा है। मैंने अगर उनको क्वेश्चन कर लिया तो भैया ये तो ब्राह्मण है इसीलिए ये क्वेश्चन कर रही है। मतलब आप जेन्युइनिटी नहीं देखना चाहते। तो जनता भी पोलराइज हो गई है, मीडिया भी पोलराइज हो गया और इस चक्कर में मीडिया ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। कहा था झुकने को, ये तो रेंगने लगे, वही वाला हिसाब किताब। हाँ मैम, क्योंकि मैंने भी वो दौर देखा है जहाँ पर जब हम बचपन में होते थे और अगर किसी के पास प्रेस का पास होता था, वो रेलवे स्टेशन पे जाता था, तो शायद बाकी सबको रिजर्वेशन ना मिले पर उसके प्रेस के पास दिखाने से उसको रिजर्वेशन मिल जाती थी। ट्रेन में बर्थ की प्रेस है और काफ़ी ताकत होती थी उसमें। खैर, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि मैंने ट्विटर पर आपको काफ़ी ट्रोल्स को ट्रोल करते हुए देखा है, तो आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेती हैं? काफी ट्रोल्स को ट्रोल करते देखा। हाँ, ये आपने सही कहा, जो फेसलेस ट्रोल्स हैं और जिनका मुझे दिखाई देता है कि किस तरह का प्रोफाइल है। आप देखिएगा एक पैटर्न है, मुझे ट्रोल करने वाले लोग दूसरे तबके के भी होते हैं। मतलब जो मुझे आज तक फॉलो करते हैं वो मेरे किसी एक ट्वीट से आहत हो जाएंगे और लिखेंगे मैम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, वो भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा पहले कि सब इंटॉलरेंट होंगे। कोई जिसने सोच लिया है कि दूसरा वाला गलत है तो मैं हो ही नहीं सकता, वो मानसिकता आ गई। जो हो सकता है मेरे अंदर भी आई, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे अंदर नहीं आई है, सबके अंदर आ चुकी है। दीज आर बैड टाइम। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, प्री 2014 हम सब इंसान थे, 2014 के बाद से हम सब इंसेन हो गए। तो जब मैं ये लिखती हूँ तो मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करके लिख रही हूँ कि मैं भी बदल गई हूँ इन द सेंस कि मेरे अंदर भी मुझे लग रहा है कि बहुत सी चीजों को लेकर पेशेंस खत्म हो गया, क्योंकि थक गए हैं समझा समझा के, फैक्ट्स पे बात कर करके। मन करता भैया फैक्ट्स बोलो ना, फैक्ट्स। मुझसे फैक्ट्स पे लड़ोगे, मुझसे फैक्ट्स पे अगर आर्ग्यूमेंट करोगे मैं कर लूंगी। पर जहां मैं आपको कुछ बोल रही हूँ आप सीधे सीधे जो है ना कुछ और उल्टी सीधी चीजें लिखने लग जाओगे, गाली गलौज देने लग जाओगे, तो फिर आप भैया वो फिर क्रिटिसिज्म नहीं है। वो ऐसा है कि तुम कहीं पे भी बैठे हो, चेहरा तुम्हारा है नहीं, कहीं पे आपके हाथ में मोबाइल आ गया है या आईटी सेल के वोट हो, तो आपको मौका मिल गया मुझे बोलने का, मेरे सामने आके बोलने की। आपकी कभी हिम्मत नहीं होती जिंदगी में, कभी मैं आपके साथ बैठूंगी भी नहीं। तो ऐसे आदमी को मैं वहां पर भी क्यों तवज्जो दूं कि भैया मैं आपको जवाब दूं। तो उनको तो सीधे और सबसे अच्छा तरीका या तो म्यूट कर दीजिए या आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। अब कुछ लोग ऐसे होता है कि जिनका आप जानते हो कि कौन है, पर्सनल लेवल पर मेरी कोशिश ये रहती है, जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो शायद मेरे से आइडियोलॉजिकली एकदम अलग हो चुके हैं, पहले मुझे कभी नहीं पता था। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ एक लिहाज होता है जो आजकल कई लोगों में खत्म हो चुका है, पर हम तब तक चलाएंगे जब तक कि हमें लगता है कि हमको चलाना चाहिए। एक पर्सनल लेवल पर जब किसी को जानते हो और वो आपके साथ सोशल मीडिया पर है और उसकी विचारधारा आपसे अलग है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसको आप खुद भी मत दिए। उसको अगर आपको लगता है कि कुछ गलत कर दिया तो आप उसको पर्सनली बोलिए, आप उसको पर्सनली बोल सकते हैं। तभी ना सुने, आपको लग रहा है कि नहीं वो उल्टी तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए, फिर आप इग्नोर ही कर दीजिए, बिकॉज समटाइम्स नो रिस्पॉन्स इज आल्सो अ रिस्पॉन्स। तो मुझे लगता है कि मेरा मानना यह है कि उनसे आपकी दोस्ती, आपकी जान पहचान शायद 2014 से भी पहले से है। तो सिर्फ इस समय की वजह से आप किसी से इस वजह से रिश्ते खराब कर लें कि भाई क्योंकि आप अलग लिखते हैं और मैं अलग लिखती हूँ, तो ऐसे नहीं। दोनों के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, पर हाँ फैक्चुअली आप दोनों आपस में कीजिए। कोई कोई पूरी तरह से सही नहीं होता, तो कोई पूरी तरह से गलत नहीं होता, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो अपने मुद्दों पर आप हमेशा बात कर सकते। तो मेरा मानना है कि पर्सनल रिलेशनशिप शायद नहीं खराब करना चाहिए उस वजह से। पर हाँ, अगर ऐसी स्थिति आ गई कि सामने वाला भी जानते हुए, आपको जानते बूझते हुए आपके साथ सोशल मीडिया पे बदतमीजी करने को उतार हो जाए, फिर तो आपके पर्सनल रिलेशन नहीं रहेंगे।
फिर आपका शायद मुझे लगता है कि यही तरीका होगा कि आप उनको या तो अनफॉलो कर दीजिए, वो आपको अनफॉलो कर देंगे, उनके बाद वहां पर कम से कम उलझिए। लेकिन ये स्थिति जरूर आ गई है फैमिली, फ्रेंड सर्कल, इन सब जगह पर कि आप ट्रोल से सोशल मीडिया पर तो आप निपट लिए, लेकिन उनसे आप कैसे आप डील करेंगे जिनको आप बचपन से जानते हैं, जिनको आप बचपन से आप देखते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, खेलते थे, अचानक से आप देख रहे हैं कि वो वहां पर सोशल मीडिया पर कुछ कम्युनल हेट्रेड टाइप की बातें लिख रहे हैं। कैसे आप उनको बर्दाश्त करोगे? कैसे आप देखोगे कि यार इसके साथ तो मैं पली बड़ी हूँ, तो ये कैसे ऐसी सोच रख सकते हैं आप? तो वो बहुत हर्ट करता है। तो इट्स सोशल मीडिया को मैं तब तक सीरियसली कतई नहीं लेती हूँ उन लोगों को जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ। मुझे पता है उनका चेहरा नहीं है, वो 200 अकाउंट है क्योंकि 2000 दिखते हैं। लेकिन जिनको मैं जानती हूँ, जब वो ऐसी बात करते हैं और वो फैक्ट्स पे बात ना करके ऐसा बिहेव करते हैं जैसे ये इस धरती पे भारत ने अपना नक्शा 2014 के बाद ही बनाया है। जैसे 2014 से पहले ना उनके पास नौकरी थी, ना पैसा था, और वो लोग सिर्फ चड्डी बनियान में घूम रहे थे, जैसे उनके पास कुछ नहीं था। और आज जैसे कि सबके पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू हो गई है। मतलब इतना बढ़िया संसार आज हमने क्रिएट कर लिया है कि हमारे पास हम इतने अमीर हो गए हैं कि बढ़िया सा समय आ गया। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर आपको फिर मतलब हमको दुख होगा कि भैया इतना तो हमने नहीं सोचा था कि आप पढ़े लिखे आदमी नहीं है। और जर्नलिस्ट आप बन गए हैं। जर्नलिस्ट का मतलब ही यही है, बचपन से जर्नलिस्ट बनने का मतलब ही यही होता है कि जिसके अंदर सवाल करने का ना एक ऐसा जज्बा होता है कि हर चीज में सवाल करना हो, भले ही गलत करता रहे पर हर चीज पूछे। मैं अपने क्लासरूम में बैठे थे, प्रोफेसर मुझे हमेशा बोलते थे कि तुमको जब तक कोई चीज समझ ना आ जाए, जब तक तुम्हें मैं लॉजिक ना समझा दूं ना, तुम्हारा सिर से ऐसा नहीं होता है। हामी में कभी नहीं मेरा सिर है। वो इसलिए क्योंकि जब तक किसी चीज का लॉजिक ही नहीं है, मैं कैसे आपकी बात मान लूं? जब बिकॉज आप मेरे प्रोफेसर और आप मुझे बात बता रहे हो तो आपकी बात मान लूं, मैं कैसे मान लूं कोई बात? अगर कोई सरकार या कोई कुछ, मेरा तो काम यही है ना एज ए जर्नलिस्ट, सरकार ने अगर ये बात कही तो उसमें कितनी सच्चाई है, यही तो ढूंढना मेरा काम था। तो मेरा मानना ये है कि अगर कई लोग 90% या 95% भेड़चाल बन के मुझे ये जताने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत जर्नलिज्म कर रही हो, नया जर्नलिज्म, इसकी परिभाषा ये है, तो सॉरी टू से आई एम नॉट देयर टू एक्चुअली बाउ डाउन। मैं अपना जर्नलिज्म वही करूंगी जो था। तुम में प्रॉब्लम है जो तुम बदल गए हो, मेरे अंदर नहीं है। मैं उसी को आगे लेकर चलूंगी, उसी को आगे बढ़ाती चलूंगी, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। हमने अपना चूज किया, तुमने अपना चूज किया, देखते हैं कौन सा जर्नलिज्म आगे जाता है। मेरा तो सबसे मेन यही है। तो इस चीज ट्रोल का सबसे अच्छा इलाज ये है। इस चीज को आगे डिस्कस करने के लिए मैम मेरे पास एक सवाल है कि पहले के मुकाबले अब टीवी न्यूज चैनल में ना काफी बदलाव आ गया है। पहले टीवी न्यूज प्रेजेंटर्स होते थे जो खबरें बताते थे, लेकिन अब स्टार एंकर ने जगह ले लिया उनकी जगह। अब वो स्टार बन गए और पूरा चैनल उनके इर्द गिर्द घूमता है। तो इस स्टार एंकर बनने के बाद उनके जो पर्सनल लाइफ है, जैसे आपकी जो निजी जिंदगी है, उसमें भी कितने बदलाव आए हैं, ये बता पाएंगे अगर आप? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये स्टार वर्ड शायद आप यूज कर रहे हैं, कुछ मैं नहीं मानती अपना को कोई स्टार एंकर है। तो मेरा काम जो है और सीनियर एंकर, कई लोगों ने अपना करना शुरू कर दिया कि अपने डेजिग्नेशन के आगे सीनियर एंकर। व्हाट इज द सीनियर एंकर? यू आर एन एंकर। एंकर एंकर होता है, उसको कोई सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं है। वो वहां जाके जो काम करेगा वो अपना एंकर का काम कर रहा है। अब उसमें सामने वाले आपको स्टार बना देते हैं, आपका चैनल आपको बना देता है, आप अपने आप को समझने लगते हैं अपने सोशल मीडिया के दम पे या आईटी सेल के प्रमोशन के दम पे। हमको भी पता है कि कौन किस आईटी सेल पे प्रमोट होता है, क्या होता है। तो उन सब चीजों से नहीं होता। आप अगर पहली बात यह है कि एंकर सब ज्यादातर ऐसे बन गए जिन्होंने जो फील्ड में ही नहीं गए, जो फील्ड में ही नहीं जाते, जिनको फील्ड का अनुभव ही नहीं है, वो वहां बैठ के जर्नलिज्म की दुहाई देते हैं। तो जर्नलिज्म तो कहीं से भी स्टूडियो के अंदर मेकअप लगा के बैठकर तो नहीं था ना। अच्छा, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, उनको बाहर का कुछ ड्यूटी दे दीजिए, बाहर का कुछ फील्ड पर काम करने को दे दीजिए, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है, उनको वही महसूस होती है। जैसे कि कोई कुछ बोले, आप राजदीप सरदेसाई जी को देखिए, मेरे सीनियर वो रह चुके हैं और उनकी इज्जत मेरे को इस बात में हमेशा पूरी मीडिया इंडस्ट्री में उनका एक चीज हमेशा चलती है, उनके बारे में बात होती है, जिसको मैं हमेशा से मुझे लगा कि यही चीज हमेशा फॉलो करूंगा, और ये मैंने आज तक किया है। कैमरा पर्सन आपके साथ चलेगा, उसका काम नहीं है आपका ट्राइपॉड उठाना। ये ट्राइपॉड उठाना काम आप ही का है, फिर आप अपने आप को कितना सीरियस। तो राजदीप सरदेसाई जैसे आदमी जो कि एडिटर रह चुके हैं, वो तक अपना ट्राइपॉड खुद उठाते हैं, तो हम कौन है? तो आप अपने आप को समझने लग गए कि आपके साथ बहुत सारी हो जाएगी। तो जिस दिन आपने अपने अंदर लाना शुरू कर दिया, जब आप फील्ड में हैं, आप रिपोर्टर, आप कोई एडिटर, असिस्टेंट, एसोसिएट, डिप्टी, मैनेजिंग, ये टाइप के आपके जो आगे आपके लगे हुए एडिटर के आगे शब्द, वो सब खत्म हो जाते हैं। यू जस्ट अ रिपोर्टर हु सपोज टू रिपोर्ट फ्रॉम द फील्ड।
और आप बिल्कुल रिपोर्टर की तरह ही बिहेव करेंगे। आप कितनी ऐसी जगहों पर जाते हैं, मुझे याद है कि मैं एक बार जम्मू में टेररिस्ट एनकाउंटर हुआ था मेघल में, वहां मैं गई हुई थी, वहां रहने की जगह नहीं थी हमारे पास। एक बहुत बड़ी सी डॉर्मेट्री में सब लोग, ओबी वाले, कैमरा पर्सन, हम सब लोग एक साथ ऐसे करके सो गए, क्योंकि वहां पे कोई जगह ही नहीं है। एक मुर्गा की बड़ी मुश्किल से उस ठंड की जगह पे एक हमको बड़ी सी डॉर्मेट्री मिली, वहां पे खाने को कोई जगह कुछ नहीं मिला। तो आप वहां पर आप अपने टेंट्रम्स तो करेंगे, आई एम अ स्टार एंकर, यू कैन डू दैट ना। आपको अगर तो ये सब चीजें तब तक ही रहती है जब तक आप स्टूडियो के अंदर है, आपने दुनिया नहीं देखी है। जिस दिन आप दुनिया देखना शुरू कर देंगे, बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर से सब तरह तरह के जो टेंट्रम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कोई स्टार वार कुछ नहीं होता भाई। असलियत में जब आप धूप में खड़े होके बहुत देर देर लाइव, जो रिपोर्टर खड़े रहते हैं बेचारे, उनको विंडो में हम लोग थोड़ी देर के लिए कट करते हैं, एक सवाल हम उनसे करके फिर निकल जाते हैं, उनको विंडो में पूरे आधे घंटे रखते हैं। आप सोचिए वो धूप में बेचारे उस देर तक सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए खड़े रहते हैं। they are the reporters, they are the ones who's doing everything, you are not doing anything। और हम लोग स्टूडियो में बैठ के अपने को हीरो हीरोइन समझ रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम मेकअप करके सुंदर दिखकर वहां पर बैठ गए। तो ये सिर्फ अपना एक मिसनोमर है, मुझे लगता है कि अपने आप से क्रिएटेड वर्ड कि हम स्टार है, कुछ नहीं है। इनकी किसी की लाइफ जो अपने आप को स्टार समझ रहा है या स्टार एंकर समझ रहा है, जिस दिन मैंने भी समझना शुरू कर दिया, मेरा पतन निश्चित है। और मेरा फिर जो है ना, मतलब 4-5 साल से ज्यादा मेरा करियर नहीं रहेगा। बहुत मतलब जो है ना क्लैरिटी के साथ ये चीज हो रही है। तो ये सब फेजेस आते हैं। आपको लगता है कि आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से, या आपको कितना लोग जो है आपको दीदी और नमस्ते दीदी आप बहुत सुंदर है, आप ये कीजिए, इससे नहीं होता है। आप बस अपनी स्टोरी से जाने जाते हैं, अपने काम से जाने जाते हैं, अपने सवालों से जाने जाते हैं, उसको आप रखेंगे आगे तो हमेशा एक जर्नलिस्ट हमेशा जिंदा रहेगा। मैम, एक स्टोरी को एयर होने से पहले उस पर कितने घंटे की तैयारी की जाती है, अगर आप बता पाएं? स्टोरी को एयर होने से पहले एज एन एंकर आप बोल रहे हैं या फिर रिपोर्टर कुछ है? मान लीजिए अगर मैं रिपोर्टर मतलब हूँ, वो मेरी उस स्टोरी है। मैं उस स्टोरी की लाइफ के बिहाफ से बोल रहा हूँ कि वो स्टोरी किसी रिपोर्टर को मिली, उसके बाद वो वेरीफाई हुई, उसके बाद उस पर कुछ काम हुआ, फिर एक उस स्टोरी के इर्द गिर्द एक स्टोरी बनी, वो एंकर तक पहुंची, एंकर ने उसकी तैयारी की और फिर उसे पढ़ा और फिर वो एयर हुआ। तो इस पूरी स्टोरी की जो लाइफ स्पैन है वो कितने घंटे की होती है, मतलब कितने घंटे की तैयारी उस पर की जाती है? डिपेंड करता है एक तो स्टोरी क्या है। अगर स्टोरी रिपोर्टर की तरफ से खुद से आई है, डिपेंड करता है कि अगर उसने कोई बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, उसने कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है या कुछ ऐसी बात को कर रहा है जिससे कि बहुत कुछ हिल जाएगा, कुछ तंत्र हिलेगा, तो वो स्टोरी के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि उसके ऊपर आपके जो पैकेजेस बनते हैं वो बहुत ज्यादा पैकेजेस बनते हैं। उसके ऊपर आपके सीनियर मोस्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लगते हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो स्क्रिप्टिंग का काम सारा प्रोड्यूसर्स करते हैं। और अगर वो स्टोरी ऐसी है जिसके ऊपर आपको गेस्ट को रखना है, मतलब कोई ना कोई गेस्ट आपके साथ डिस्कशन के लिए होने चाहिए, तो एंकर उसमें एक्स्ट्रा तैयारी करेगा। लेकिन अगर कोई स्टोरी ऐसी है कि कहीं से कोई रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट उसकी बनाकर पैकेजिंग करके और ऑनर चला दी गई है, उसके अंदर सिर्फ मुश्किल से ज्यादा रिपोर्टर का एक लाइन ले लिया गया है या उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो उसमें एंकर कोई तैयारी नहीं करता है। उसमें उसको लिख कर दे दिया जाता है और वो उसको एज इट इज जाके पढ़ देता है। वो उसको पहले से पढ़ लेगा कि भैया फंबल ना करे, जाकर ऑनर जाके इतना बोल देगा। उस स्टोरी के लिए वो कोई मेहनत नहीं करता। ज्यादातर मेहनत जो है वो उन स्टोरीज के लिए होती है जिसमें कि एंकर की तरफ ज्यादातर स्टोरीज में उनसे मेहनत होती है जिन पर कि आपको कोई डिस्कशन करना है और उस स्टोरी पर या तो आपको डिबेट करना है, बिकॉज डिबेट इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली ऑन दी एंकर। तो वो एंकर को उस अपनी डिबेट से पहले 1000 तरह की रिसर्च करनी होगी। अगर डिबेट बहुत हिंदू मुस्लिम टाइप है तो उसमें तो रिसर्च की जरूरत ही नहीं है, उसमें बस आपका अंदर का जो एक हिंदू है या आपके अंदर का जो मुसलमान है वही आके बढ़ चढ़ के बोलता रहता है, उसके ऊपर तो आपको कोई चाहिए ही नहीं होती रिसर्च। लेकिन हाँ, जब आप बात कर रहे हैं महंगाई पे, आप बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आप बात कर रहे हैं जीएसटी पे, आप बात कर रहे हैं इकोनॉमी पे, आप बात कर रहे हैं किसानों पर, तो आपको तो रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके ऊपर बहुत तैयारी। तो ऐसे टॉपिक जो उठाते हैं उनको तैयारी जरूर करनी पड़ती है, जो नहीं कर रहे रोज ऐसे टॉपिक से उनको लेना देना नहीं है, तो उनका तो ऐसे काम चल रहा है। मैम, अगले सवाल से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सवाल मेरा नहीं है, ये मुझे किसी ने पूछने के लिए कहा था। तो सवाल ये है कि क्या टीवी एंकर्स अपने खुद के कपड़े पहनते हैं स्टूडियो में या फिर वो चैनल प्रोवाइड करता है? अच्छा, चलिए ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि चैनल प्रोवाइड करता है। आप अपने भी पहन सकते हैं।
तो बोथ द थिंग्स आर देयर कि जैसे हमारे पास जो हमारे कपड़े होते हैं वो हम खरीद लेते हैं, या फिर कुछ चैनल्स में आपके डिजाइनर्स भी होते हैं, कुछ चैनल्स के डिजाइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ ब्रांड्स के साथ, जो आपको कुछ जो पर्टिकुलर ब्रांड के आउटफिट आपको एक हफ्ते के लिए स्पेशली दे दिए जाए, फिर वो वापस हो जाते हैं, फिर नए आते हैं, अलग अलग तरीके का चलता है सब चैनल का अपना। लेकिन बेसिक जो आपको कपड़े दिलाए जाते हैं वो चैनल उसके लिए पैसे देता है, आप उनको या तो बिल कमा दीजिए या फिर वो आपको टेलर बुला के आपके लिए कपड़े सिल के देते हैं। लेकिन आप कुछ अपना भी खरीदना चाहते हैं, हर चीज के लिए आपको भी पर्सनली अच्छा लगता है कि यार जाके बिल दे दिया, आप पर्सनली भी अपने कुछ कपड़े, जैसे मैं अपना मिक्स एंड मैच करके खुद का भी पहन लेती हूँ, ऑफिस का भी ले लेती हूँ, तो वो डिपेंड करता है। तो एक बेसिक तो आपके पास ऑफिस की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं ना, उसके अलावा आपको कुछ लगता है जो आपका अपना है और आप उसको पहन सकते हो। जैसे मैं अपना हर एंटरटेनमेंट के इंटरव्यूज हो या मैंने कभी साड़ी पहनी हो या सूट पहना हो, वो सब मैं अपना ही पहनती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता किसी और का लाया हुआ। तो वो मतलब ये मेरा पर्सनल अपना वो है, लेकिन जनरली लोगों को प्रोवाइड। ठीक है, थैंक यू मैम। तो भाई जिसने सवाल पूछा था उसे जवाब मिल चुका है कि कौन प्रोवाइड करता है। मैम अब कुछ सीरियस सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। बीइंग ए जर्नलिस्ट, कितना मुश्किल होता है कि एक जर्नलिस्ट बने रहना है, उस पत्रकारिता की आत्मा को बचाए रखना। कितना मुश्किल होता है? हाँ जी। मुश्किल था तो नहीं, पर अभी हो गया। तो मैं इसीलिए मेरे हिसाब से, जैसा हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, बिफोर 1947, मतलब प्री गांधी, प्री इंडिपेंडेंस, या फिर आफ्टर गांधी, या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसे अलग अलग तरीके के आपने किए हुए हैं ना हिस्ट्री में डिविजन। तो मैं इसको बिल्कुल प्री 2014 एंड पोस्ट 2014 करती हूँ। तो जर्नलिज्म आज की डेट में बचाए रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपकी अंतर आत्मा के साथ खड़े होकर आप पूरे उस सिस्टम से लड़ रहे हैं जो आपके आसपास आपको न जाने क्या क्या नाम और क्या क्या आपके ऊपर आरोप लगा के आपके साथ काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था नीचे को लड़ाई, आपको नहीं पता कि जिस सीनियर के साथ आप काम कर रहे हो, वो सीनियर की मानसिकता क्या है, वो क्या विचारधारा है। आज की डेट में विचारधारा ने इतना जो है फ्रंट स्टेज ले लिया है कि आपके लिए जर्नलिज्म करना मुश्किल हो गया है, बिकॉज यू कीप सेइंग कि जर्नलिज्म तो ये नहीं है, पर जर्नलिज्म ये नहीं है, सामने वाले सब कर रहे हैं तो सब करें तो आप गलत हो गए। जब ऐसी स्थिति आती है ना कि भैया जब सब करते हैं, जो चीज सब करते हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तो आप ही गलत हैं, ये स्थिति वो आ गई। क्योंकि सब जो कर रहे हैं वो आपको पता है कि आपकी जर्नलिज्म की किताब में वो नहीं है। अब जैसे राम मंदिर पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अयोध्या में जाके एज अ स्टोरी यू मस्ट रिपोर्ट इट, इट्स अ बिग थिंग हैपनिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स, और कई सारे जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और सुनवाई और तरह तरह की चीजों के बाद वो समझ में आता है। लेकिन वहां जाके खड़े होकर अगर कोई एंकर या कोई रिपोर्टर खड़े होकर जय श्री राम के नारे खुद ही लगाने लग जाए, तो वो उसको आप क्या बोलो बताइए। अब आप उसको समझाते रह जाइए कि भैया तुमने जो प्रोफेशन चुना है, तुम तो या तो तुम उस भीड़ में शामिल हो जाओ क्योंकि वहां खड़े होकर जिसका तुम इंटरव्यू कर रहे हो, पर तुम वो भीड़ नहीं हो, यू आर समथिंग डिफरेंट, दैट इज व्हाई यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू गो एंड रिपोर्ट। जर्नलिस्ट को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग बहुत अलग हैं, हम लोग के पास ये प्रोफेशन है, तो हमारे पास एक ताकत है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं करना है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पास ये पावर है तो उसका आपको मिसयूज नहीं करना, उसको आपको रिस्पॉन्सिबल होकर रखना है, अपने साथ लेकर जाना है अपने साथ। ये नहीं हो सकता कि आप पूरी भीड़ में वहीं पे जाके शामिल हो जाए और आप अपने एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म भूल जाए। सॉरी, यू कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। आप जैसे ही आप अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते, वैसे ही आप जय श्री राम भी नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते। अब इसको आपने बता दिया किसी को, कह रहे तुम्हारी तो आदत ही यही है, तुमको तो हर चीज में प्रॉब्लम है। हर चीज में किस बात की प्रॉब्लम? मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर आया जा रहा है कि जैसे हम ही गलत हो गए। तो इसलिए आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, और उस अपने ठोस विश्वास के साथ खड़े रहना उस सिस्टम में जो पूरी तरह से लगा हुआ है, ये साबित करने में कि आप गलत हैं, बहुत मुश्किल काम इस वक्त होती है।